और दूसरे दिन बाजार के लिए अच्छा सत्र। आज निफ्टी ने 22,500 का आंकड़ा भी पार कर लिया है और इस वक्त 65-66 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इंडिया विक्स पर आज हम प्रेशर देख रहे हैं 1.5% के आसपास की, 20 के नीचे का इंडिया विक्स है। और अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 130 अंकों की मजबूती निफ्टी बैंक पर है। 48,112 पर आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा, लेकिन मजबूती आ रही है ब्रॉडर मार्केट में, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में। दोनों के दोनों इंडेक्स नए शिखर पर कारोबार कर रहे हैं। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट की चाल देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको चढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वाले शेयरों के मुकाबले 2 गुनी दिखाई देगी। जी हां, 800 शेयर हैं लाल निशान में और उसके मुकाबले 1578 शेयर हरे निशान में कर रहे कारोबार। तो अगला 1 घंटा बाजार के लिए कैसा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा भी जुड़ गए हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। तो खास ये होगा कि 2:35 पर आपके लिए हम ये जानेंगे कि क्लोजिंग के ट्रेड्स आज कौन से होंगे, आपको दांव कहां पर लगाना है, कहां पर आपके पैसे बनेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आएंगे 2:40 पर। और मार्केट एट 3 होगा 3 बजे, जिसमें बाजार खुलने के बाद नतीजों और खबरों वाले शेयरों का पूरा एक्शन आपको बताएंगे। 3:05 पर डीलिंग रूम का हाल समझेंगे और ये खास सेगमेंट लेकर आएंगे खबर गर्म है, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड। ये मौका आपको शार्प 3:15 पर आपको हम रोज देते हैं और अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि आपके लिए अगले सत्र के लिए मौका कहां पर बनेगा। तो आज हम जानेंगे कि आपके लिए कल बाजार खुल रहे हैं, कल के लिए आज हम बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड आपके लिए हम तलाशेंगे। इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर, यानी कि बाजार से जुड़े या फिर कॉर्पोरेट इवेंट, सारे के सारे इवेंट्स को हम एक साथ एक जगह पर आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप आज से ही कल की तैयारी भी कर लें। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं कि बाजार में इस वक्त हाईलाइट्स क्या है और किस तरह का कारोबार हो रहा है। 5 बड़ी बातों से कर लेते हैं शुरुआत इस शो की। तो लगातार दूसरे सत्र में तेजी है। निफ्टी है 22,480 के पास, निफ्टी बैंक 48,100 के ऊपर। 12 में से 8 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं निफ्टी बैंक के। मेटल शेयर में जोरदार तेजी है। मोयल करीब 20% भागा है। एनएमडीसी, जीएमडीसी, नाल्को, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जिन शेयरों में नतीजे अच्छे आए हैं वहां पर तो जैसे आग लगी हुई है। आप अगर केन्सटेक का शेयर देखेंगे, सीजी कंज्यूमर देखिए, कॉनकोर देखिए, 7 से लेकर 20% तक की जबरदस्त तेजी है। केन्सटेक का शेयर इस वक्त 20% के ऊपरी सर्किट पर यह कारोबार कर रहा है। डिफेंस शेयरों में भी अच्छी खरीदारी है और खासतौर से अगर हम देखें तो उसमें जो पीएसयूज हैं वहां पर बेहतरीन एक्शन है। बीएमएल को ऑर्डर मिला है 250 करोड़ रुपए का, वो शेयर चल रहा है। मझगांव डॉक में भी अच्छी तेजी है। तो डिफेंस वाले स्टॉक्स में ठीक ठाक बढ़िया तेजी के साथ आज कारोबार होता हुआ दिख रहा है और पीएसयूज एक्शन में है। आज बाजार को सपोर्ट करने वाले 2 सेगमेंट हैं, एक तो हो गया ऑटो का, दूसरा हो गया मेटल का और तीसरा हम देख रहे हैं कि कुछ सेलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज बाइंग हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाजार को जो कमज़ोर कर रहे हैं वो कमज़ोरी हम देख रहे हैं आज कंजम्पशन वाले शेयरों से। और इसके अलावा कंजम्पशन के साथ साथ कुछ आईटी स्टॉक्स, इन्फोसिस हो गया या फिर टीसीएस हो गया, यहाँ से भी कमजोरी के ही आज हम संकेत देख रहे हैं। अगले 1 घंटे में आंकड़े किस तरह से पैन आउट होंगे, फिलहाल क्या स्थिति है वायदा बाजार की, जरा इसको समझ लेते हैं। डिम्पी बताइए, 22,500 को आज हमने क्रॉस कर लिया इंट्राडे में, लगातार दूसरा सत्र तेजी का। आंकड़े कैसे लग रहे हैं डिम्पी, और अगला 1 घंटा क्या लगता है कि इन्हीं स्तरों के आसपास हम बिताएंगे 22,450 से 22,500 की रेंज में? देखिए, अगर कल का ट्रेडिंग सेशन नहीं होता तो शायद बाजार आपको एक तरफा मूव करके छोड़ देता। ये फ्राइडे फैक्टर ज़रूर आपको फील करवाता, जैसे कल आपको वीकली एक्सपायरी उसने फील कराई है। क्योंकि कल का सेशन है मार्केट का थोड़ा सा छोटा, भले टेस्टिंग सेशन है। एक और चीज़, बाजार इसलिए भी कुछ बहुत बड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि सोमवार को उसको एक बड़ा ट्रिगर मिलने जा रहा है। आप सिर्फ चौथे चरण के ट्रिगर की ही बात देखें, वहीं से बाजार पलट गया। पहली बार 3 चरण के बाद चौथे चरण में वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से बढ़कर आया। दूसरी बात, मार्केट के अंदर एफआईज बिल्कुल लो पे जा चुके हैं। जैसे मैं आप सुबह भी आपको बता रहा था, वो 26% पे लॉन्ग है बस, और मेजॉरिटी हिस्सा उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। क्या चाइना इतना बड़ा बाजार हो गया कि इंडिया को इग्नोर मरवा देगा? ऐसा मेरे को अभी तक लगता नहीं है। तो इसलिए इंडियन मार्केट पे वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, भले वो रिजल्ट्स के बाद आएँ इलेक्शंस के, बट उनको एक ना एक लेवल पे तो आना पड़ेगा। और मोटा मोटी अगर मैं उनकी रफ कैलकुलेशन भी समझूं, से 50% लॉन्ग है, 50% शॉर्ट भी करके बैठते हैं, तब भी कम से कम 25% की लॉन्ग पोजीशंस बनाने के चांसेस हैं। ये 25% से 600 पॉइंट मार्केट टूटा था
और अगर मैं यही 25% जोड़ दूं तो 600 पॉइंट मार्केट को यहाँ से जोड़ूंगा तो 23,000 का लेवल आपका आ जाएगा। यानी कि आप 23,000 की तैयारी कर सकते हो पोस्ट इलेक्शंस। ये साफ साफ सी कैलकुलेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें कोई इफ़ और कोई बट नहीं है। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स, ये सबसे मतलब कीमती चीज़ है देखने के लिए। मैं आपको सच्ची में बताऊँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इस पूरे साल में अभी तक मई महीना हो चुका है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम बाज़ार का एक इंची टेप की तरह नाप सकें कि हाँ क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, तो मैं बोलूँगा कि उसको आप इंडिया विक्स मान लो। आप अगर इंडिया विक्स को यहाँ से 20-25 मैक्स टू मैक्स 25 तक जाना है तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी जाए। क्योंकि इंडिया विक्स जितना बड़ा है, अगर मैं उसमें से सिर्फ 6 से 7 पॉइंट भी खा जाऊंगा तो आप 600 पॉइंट की तेज़ी समझ लीजिएगा मार्केट के अंदर आ जाएगी। तो ये सबसे अच्छा इंडिकेटर है, सबसे अच्छा इंची टेप है जिससे आप अपनी तेज़ी और मंदी को नाप सकते हैं। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि 25 का इंडिया विक्स मार्केट ने डिस्काउंट किया हुआ है। पुल बैक के ट्रेड जिसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं टिपिकली, वो मार्केट ने कंप्लीट की हुई है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरफा देखते जाएं, आपको दोनों एंगल्स पे देखना है कि पुल बैक भी आया हुआ है और एफआईज भी लो पे है। एक और चीज़ जो आज मेरे को फिर से दिखी है वो यह है कि आईटी का फिर से बेरुखी मार्केट के अंदर। आज आप देखोगे टॉप गेनर टॉप लूजर ऑफ द आईटी वापस से वही बड़े काउंटर्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, ये दोनों ने अपने आप को आज नीचे बंद कर रखा है और इन दोनों की वजह से आज बाजार पे प्रेशर है। ये तो दोनों शेयर्स हो गए। दूसरा, कंजम्पशन के शेयर में भी दम नहीं है। मैं आपको जो 5 शेयर सुबह सुबह नोटिस कराता हूँ ना, उसमें आप HUL भी देखो, एक बार जरा कंजम्पशन का एक शेयर HUL भी लेके आओ, तो वो भी अपने आप में आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो हो क्या गया है कि 3 मेजर शेयर TCS, इन्फोसिस, HUL ये कमज़ोर हैं, लेकिन 2 मेजर शेयर रिलायंस और HDFC वो पॉजिटिव हैं। तो थोड़ा बटा हुआ है ये, आप मार्केट के अंदर देखो, और ये बटा भी रहेगा। ये ऐसा नहीं कि एक तरफा हो जाएगा, ये बटा भी रहेगा और आप इस बटे हुए के साथ ही आप थोड़ा सा ट्रेड ही देखिएगा। अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ जो बस मैं उसी के साथ ही फिर कंप्लीट कर दूंगा। ऑप्शंस के जो ट्रेडर हैं, खासकर ऑप्शंस के जो ट्रेडर हैं जो वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहें। पहले पुट्स एक्यूमुलेटेड हुआ, पुट्स का अब नॉर्मल गेन आपने देखा, अभी कल से ना थोड़ी कॉल्स भी चलने लगी हैं तो पुट्स टूट रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल सिर्फ आपको छोटा सा बताता हूँ, आप 48,000 पे खड़े हो बैंक निफ्टी लेके, 48,000 की जो कॉल टूटी है वो 32% टूटी है, लेकिन जो माफ़ कीजिए पुट जो टूटी है वो 32% और कॉल जो बढ़ी है वो मात्र 7% बढ़ी हुई है। ये जो डाइवर्जेंस है ना कि हम बढ़ेंगे कम और टूटेंगे ज़्यादा, ये थोड़ा थोड़ा अभी भी चल रहा है मार्केट के अंदर और विक्स में उतनी भी गिरावट नहीं है। तो थोड़ा सतेज रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। लेना चाहते हैं, एक राउंड की तेजी खो चुके हैं, दूसरे राउंड के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन फिर सोमवार के बाद रहिएगा क्योंकि वोटिंग परसेंटेज आ जाए। बोले नहीं हम जोखिम ले लेंगे पहले ही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सर फिर आप ले लो जोखिम, तो मना नहीं है, आप ले लो जोखिम, लेकिन फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और अपना टारगेट पहले क्लियर करके उतरना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। ठीक, ये मोटा मोटी व्यू पॉइंट जो हमको मोटी मोटी चीज़ें दिखी वो हमने आपके सामने रख दी हैं। अब कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश पालवी हैं, अमोल अठावले हैं, आशीष कपूर हैं, मितेश पांचाल हैं। इन सब से हम करेंगे ज़रा बातचीत और ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक राउंड की वोटिंग का और इंतज़ार हो। अच्छा, एक और बात, 7 चरणों में तो कुल वोट ही होने हैं, कल 5 सोमवार को 5वां चरण कंप्लीट हो जाएगा, तो 5 चरण से ना बहुत सारी चीज़ों को नोटिफाई किया जाएगा। पहले भी मेच्योरिटी थी, थोड़ा मार्केट ने ज़्यादा ही रिएक्शन कर दिया, लेकिन अगर आप 5वें चरण की वोटिंग परसेंटेज या फिर आप सिनेरियो चेक करोगे ना तो बहुत हद तक तस्वीर आपको दिख जाएगी। और ख़ासकर इस समय की जो वोटिंग है ये नॉर्थ इंडिया और ख़ासकर जो क्रिटिकल एरिया है महाराष्ट्र वाला, वहाँ पर होगी। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस भी तो होती है ना कि किस जगह वोट गिर रहे हैं। सभी मेहमानों से हम थोड़ा समझेंगे, जानेंगे सारी चीज़ों के बारे में। पहले मैं ज़रा टेक्निकल सेटअप चेक करवा लूँ राजेश सर से और उनसे समझ लेते हैं। राजेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आशीष जी थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से टाइम निकाला हमारे लिए। अमोल अठावले जी थैंक यू वेरी मच, आपका समय मिला हमको। और मितेश पंचाल, आपका सिस्टम एंड मेथड हमारे आज फिर काम आएगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से हमारे लिए समय निकाला। राजेश जी पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। देखिए एक राउंड की तेज़ी आनी थी वो आ गई, 21,800 से 22,400 नहीं अब 500 हो गया मोटा मोटी, तो 700 पॉइंट की रिकवरी हो गई है। इस 700 पॉइंट में विक्स नहीं टूटा, इस 700 पॉइंट में एफआईज आए नहीं हैं, उसके बावजूद है ये 700 पॉइंट।
तो आप इसको कितनी काबिल तारीफ मानते हैं और आगे कितना बाजार चल सकता है? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जो फ्लो आया है वो डोमेस्टिक फ्लो आया है, और डोमेस्टिक फ्लो आने के पीछे रीजन भी ये रहा कि यहाँ पे लोकल जो मार्केट में इलेक्शन एक बड़ा इवेंट है, उसको फील डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे ही हमने देखा कि जिस तरीके से कल भी डेटा रिलीज हुआ इलेक्शन कमीशन का, जहाँ पे जो 4 चरण का एवरेज पोलिंग के जो डेटा थे वो इन लाइन विद 2019 था, तो जो पहले एक लोगों को लग रहा था कि थोड़ा लो वोटर टर्नआउट है, कहीं कुछ जो वर्डिक्ट आना है उसमें कहीं चेंज नहीं हो जाए, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस वापस कल अगर हम देखें, जैसे ही ये डेटा आने के बाद एक अच्छा मार्केट में बना और अब कंफर्टेबली 22,400 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली 22,500 पे थोड़ा कॉल राइटर का जमाव बिल्कुल देखने को मिला है, और हमें लगता है कि ऑलमोस्ट हम उसके नजदीक ही ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी उन्हें कॉल्स राइटर्स को अपनी पोजीशन कवर करते हुए दिखना देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमें लगता है ये मूड माहौल जिस तरीके से बना है ब्रॉडर मार्केट में, एक अच्छी बाइंग बनी है। और जो थीम जहाँ पे क्लियरिटी है, डिफेंस थीम, रियल एस्टेट थीम, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी थीम जहाँ पे क्लियरिटी, और जहाँ पे रेलवे थीम, ये सारी थीम में आज देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट आगे जो होने वाला है उसको अभी से डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, और वहीं हमने आज मेजर बाइंग देखी है। तो मार्केट काफी कॉन्फिडेंट है, और हमें लगता है कि ये मोमेंटम अभी और बढ़ेगा। हालांकि 700 पॉइंट बढ़ गए, लेकिन हमें लगता है कि ये मोमेंटम बढ़ेगा। हो सकता है डिम्पी जी, हम ये पांचवें छठे चरण के जो वोटिंग होगी तब तक हम वापस न्यू ऑल टाइम हाई भी बनाते हुए दिखे निफ्टी में। तो अब यहाँ पे 22,200 ये स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखे। हमें लगता है ये रैली 22,550 इवन नए हाई की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी, पांचवें छठे चरण की वोटिंग जैसे होते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी में भी एक जो मेजर हर्डल जोन था 48,000 का, उसको हम कंफर्टेबली क्रॉस करके होल्ड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें लगता है एक शॉर्ट कवरिंग, जो कि अब 48,200 जैसे ही क्रॉस होगा स्पॉट पे, यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और बैंक निफ्टी 48,600 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। हालांकि अभी देखें तो बैंकिंग में पीएसयू बैंक का पार्टिसिपेशन अभी भी नहीं आया है, कुछ सिलेक्ट प्राइवेट बैंक ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में। हमें लगता है कि यहाँ पे निफ्टी जैसे ही 22,500 क्रॉस करेगी तो हो सकता है पीएसयू बैंक में भी बाइंग इंटरेस्ट बने, और वहां से ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये इंडेक्स पर आपके लिए कंप्लीट रणनीति हो गई है, लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट से ये समझते हैं कि आपके लिए आखिरी के 1 घंटे में, अब तो खैर खैर 50 मिनट के आसपास समय बचा है, आपको ट्रेड के मौके कहाँ पर मिलेंगे, लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। मितेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आपको लगता है कि मौके बन रहे हैं इस बाजार में? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून टू द पैनलिस्ट, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। कॉल्स दो हैं, दो कॉल्स कहने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा जो इनिशियल रिमार्क्स में डिम्पी जी ने बहुत खूबसूरती से बताया है कि अभी हमारे पास बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ओपन पोजीशन है तो उसमें क्या करें। और डिम्पी जी ने एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज को टच किया है, वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखिए, ये स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ही अंडररेटेड है मार्केट में, और जब भी आप असमंजस में हो या बहुत क्लियर नहीं हो, या आपको लग रहा है कि बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क है मार्केट में आपकी पोजीशन खड़े रहने का, तो वहां पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपकी पोजीशन खड़ी रखिएगा। बस मेरा यही एक लिमिटेड पॉइंट था कि जो टर्म यूज की है डिम्पी जी ने वो बहुत ही सेंसिबल है, और यही चीज मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये लेवल के ऊपर ध्यान रखनी चाहिए जो हम भी हमारे क्लाइंट्स को एडवोकेट करते हैं। अब कॉल्स पे आ जाते हैं। दो कॉल्स है सिस्टम और मेथड के हिसाब से, जहां पे रीरेटिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। पहला है टिमकेन एसकेएफ, और जो दूसरे बेरिंग के शेयर्स है उसमें बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखा गया है, तो टिमकेन भी है वो वही लाइन में 4180 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बेस्ड ऑन मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स मिला है। तो 4201 के सीएमपी पे टिमकेन को खरीदना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 4050 का, और टारगेट रहेगा पहला 4500, दूसरा 4700। बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद टिमकेन में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा गया है, तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड है।
दूसरा है डीसीएम श्रीराम। अगर आप डीसीएम श्रीराम को देखेंगे तो वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर एक 950 रुपए के ऊपर एक सस्टेनेबल अपमूव है और ये कंटिन्यूअसली सस्टेन हो रहा है विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो हमें लग रहा है कि डीसीएम श्रीराम में 950 के ऊपर जो एक ब्रेकआउट मिला है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और स्टॉक जो है वो बहुत ही जल्द एक नई टेरिटरी में एंटर होगा। तो 990 के ऊपर डीसीएम श्रीराम में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 895 का। पहला टारगेट रहेगा 1250, दूसरा टारगेट रहेगा 1400 का। ठीक है, डीसीएम श्रीराम है 1250 और 1400 रुपए के टारगेट के लिए 895 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा शेयर है टिमकेन इंडिया। टिमकेन इंडिया को लेना, इस पर ट्रेड देना थोड़ा सा मैं बहादुरी का काम ही मानूंगा, क्योंकि शेयर लगातार चला हुआ है। 3400 रुपए से लेकर 4200 रुपए तक की लगातार तेजी है। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्टॉक जाके थोड़ा ठंडा हुआ है, थोड़ा सुस्त हुआ है। हालांकि तेजी आज के सत्र में भी इसमें दिख रही है। मितेश जी, कोई खास वजह टिमकेन को चुनने की? क्या इसके पैटर्न आपको बहुत ज्यादा मजबूत लग रहे हैं? ये ठहराव नहीं आएगा, चलता रहेगा शेयर ये? हाँ, देखिए, अगर टिमकेन की अगर आप बात करें तो यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली चार्ट, आपने बहुत ही सही फरमाया है कि पिछले अगर आप वीकली चार्ट देखें तो अराउंड पिछले 4 वीक में हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन है और 2900 से लेकर स्टॉक जो है वो 4100 तक चला है। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है ये है कि अगर आप क्वार्टरली चार्ट देखें तो उसका जो 30 दिसंबर 2022 का क्वार्टर का जो हाई था वो था 3758 और मंथली चार्ट के ऊपर पहली बार ये मंथ में ये स्टॉक उसके ऊपर क्लोज या सस्टेन हो रहा है। लास्ट मंथ का जो क्लोज था वो 3340 था और ये मंथ में जो क्वार्टरली हाई है उसका 3758 वो क्रॉस किया है। तो मंथली चार्ट के ऊपर जब क्वार्टरली प्रीवियस हाई क्रॉस होता है तो स्टॉक वहां से अराउंड 20-25% का एक अपसाइड देता है। तो आप 3758 से 20-25% गिन सकते हैं अपर साइड में टारगेट। तो वही लॉजिक से सिस्टम और मेथड ने ये स्टॉक को पिक किया है और हमें लग रहा है कि ये जो मंथली और जो क्वार्टरली ब्रेकआउट है वो बहुत ही तगड़ा है। तो ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ट्रेंड रहेगा और बहुत ही जल्द टिमकेन हमको अपर साइड में सरप्राइज करेगा। टिमकेन और डीसीएम श्रीराम ये है मितेश जी की लिस्ट में। अमोल, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? आप क्या लॉन्ग करेंगे इस वक्त? जी नमस्ते। आई थिंक लॉन्ग का ही व्यू है। एक पहला मुझे लग रहा है एक चोला फाइनेंस अच्छा लग रहा है, 1280 के आसपास था, अभी 1290 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट निकल के आ रहे हैं 1350 1360 और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1248 का। हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली और वीकली चार्ट्स पे। स्टॉक ने करेक्शन पूरा किया है और डबल बॉटम फॉर्मेशन रिवर्सल है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और दूसरा मैं एक कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा जो आईटी लीडर है इन्फोसिस के साथ, 1445 के आसपास है और इसके भी पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहा है 1500 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1415। करेक्शन पूरा किया है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। अगर मार्केट में ये मोमेंटम पॉजिटिव बना रहता है तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इन्फोसिस भी आगे जाके अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, इन्फोसिस को खरीदने की सलाह है। ये शेयर आज अमूल की लिस्ट में। और दूसरा है चोला फाइनेंस, इसका टारगेट है कि 1350 रुपये, स्टॉप लॉस 1248 रुपये। 2 शेयर अमूल आठवली की तरफ से। आखिर में राजेश जी आपके पास आएंगे। आपके पास मैं मान के ही चलता हूँ कि 3 शेयर होंगे। बताइए सर, कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? बिल्कुल 3 शेयर तो है और ऐसे बाजार में 3 से भी ज्यादा शेयर इजीली निकल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का मूड माहौल है मार्केट का, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है आपको क्या खरीदना है। तो जो थीम हमने डिस्कस करी थी उसमें देखिए, पहला स्टॉक हमें जो पसंद आ रहा है और रेलवे थीम से ही आ रहा है और उसमें IRFC, ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। और जिस तरीके से वीकली चार्ट पे अब यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है IRFC में, हमें लगता है ये मोमेंटम बढ़ते हुए दिखेगा और इस स्टॉक में जो टारगेट बन सकते हैं अब वो 185 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। हमें लगता है यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को भी बहुत जल्द वापस रिगेन करते हुए दिखेगा। तो अभी हम 185 तक के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट पोजिशनली व्यू हमारा बुलिश ही है स्टॉक पे और हम एक्सपेक्ट करें कि 200 के ऊपर भी क्रॉस होते हुए दिखेगा। IRFC पे बाय करने की सलाह है 162 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक जो थीम हमने डिस्कस किया था जिसमें था डिफेंस, डिफेंस में हमें लगता है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से बाय किया जा सकता है। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। आज के सेशन में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप करीब 4% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे। ये 4th कंसेक्यूटिव डे है जहां पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है।
पूरा सेक्टर का टेलविंड भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो हमें लगता है बीएल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड में टारगेट जो बन सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 260 तक के, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 243 का। तीसरा स्टॉक है वेदांता। मेटल स्पेस में भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। वेदांता में जिस तरीके के ब्रेकआउट होल्ड आउट होते हुए दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे, मल्टीपल टाइम हमने पहले भी इसको रिकमेंड किया और वो सारे टारगेट भी अचीव हुए, लेकिन हम यहाँ पे अपने कॉल्स को वापस से रीइटरेट करेंगे और हमें लगता है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए वेदांता अभी भी। और जिस तरीके की स्ट्रेंथ है 455 460 तक की नेक्स्ट तेजी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 437 के आसपास। करते हैं पता नहीं। एक मेटल का भी स्टॉक है, चूंकि मेटल में मोमेंटम है, आज हम अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। वेदांता को चुना है राजेश जी ने। 443 रुपए के भाव पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 2.5% मजबूत है 455 के टारगेट के लिए। और बीईएल में भी हम तेजी देख रहे हैं। बीईएल आज सरकारी कंपनीज में अच्छी खासी खरीदारी है। बीईएल भी चल रहा है, बीईएमएल भी चल रहा है, तो बीईएल को खरीदना। और आईआरएफसी को चुना है राजेश जी ने। 3 शेयर हैं खरीदारी के लिए। लेकिन आज निफ्टी का जो टॉप गेनर शेयर है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर कारोबार कर रहा है। इस तेजी के पीछे ट्रिगर्स क्या हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के तेजी के पीछे, और ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है शेयर को लेकर, ये तमाम चीजें बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर। शरद, बताइए क्या ट्रिगर्स हैं और ब्रोकिंग हाउसेस अब शेयर को लेकर अपना क्या व्यू दे रहे हैं, क्या टारगेट शेयर कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल, जेफरीज ने जो है बड़ी अपग्रेड लाई है शेयर को लेके और शेयर में अच्छी तेज़ी देखने मिली है। नए शिखर पे जो है शेयर आया है और जो बिगेस्ट इंट्राडे गेन है अगस्त 2022 से शेयर को देखने मिला है। जेफरीज ने बाई रेटिंग रखा है और उसका लक्ष्य है 2900 रुपये प्रति शेयर का रखा है। और वही नहीं, वित्त साल 2025-26 का जो ईपीएस का अनुमान है अर्निंग पर शेयर का, उसको भी बढ़ा दिया गया। अब ये जो रेंज है 16 से लेकर 21% तक का हो चुका है। और मार्च तिमाही के नतीजे और ऑपरेटिंग जो परफॉर्मेंस थी अच्छी तो थी ही, अनुमान से बेहतर, और उसके कारण जो है स्टॉक पे एक अच्छी मोमेंटम भी देखने मिली और अपग्रेड्स आई थे ब्रोकरेजेस से। अब शेयर की बात करें तो जो टोटल 41 एनालिस्ट ट्रैक करते हैं ब्लूमबर्ग के हिसाब से, उसमें से 36 एनालिस्ट यानी कि लगभग 90% एनालिस्ट अभी भी उनका बाई रेटिंग रखा हुआ है। इसमें ईवी का भी एक एंगल है। ईवी यूनिट में निवेश जो है करेगी एमएनएम। यहाँ पे जो महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक की जो कंपनी है वहाँ पे लगभग 12,000 करोड़ का निवेश करेगी और 31 मार्च 2027 इस डेट में जो है तक महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक के निवेश करेगी कंपनी। और महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक का जो गठन है अक्टूबर 2022 में ऑलरेडी देखने मिल चुका है। अब हमने बात की थी कि फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस की अपग्रेड्स क्या आई है, तो ऑफकोर्स मैं बता लेता हूँ कि जो नए लक्ष्य हैं उस पर फोकस कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनले का लक्ष्य है ऑलमोस्ट 2665 रुपीज़ शेयर, और गोल्डमैन सैक्स का देखें तो 700 और CLSA का 2312। सभी में जो देखें तो अच्छी सिग्निफिकेंट जंप प्रीवियस टारगेट प्राइस से देखने मिल रही है। लेकिन अगर स्टॉक की मूवमेंट की बात करें तो एक साल में स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है, 101% का रिटर्न्स देखने मिला। वही एक महीने में, पिछले महीने में जो है अभी से लेके लगभग 25% का ग्रोथ आया है और YTD बेस में 2024 में भी लगभग 50% का ग्रोथ दिया है। तो इन्वेस्टर्स भी जो है बहुत खुश है स्टॉक की परफॉर्मेंस से। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो है बुलिश नज़रिया जो है एनालिस्ट कम्युनिटी का और ब्रोकिंग हाउसेस दोनों का ही बना हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरा समझाने के लिए कि आखिरकार M&M में हो क्या रहा था और इसके पीछे की वजह क्या है। और एक चीज़ M&M में जो नहीं भूलनी चाहिए वो इसका ट्रैक्टर डिवीज़न है, और मॉनसून के 2 अपडेट जो आए हैं उसके डिविजन्स को और तेज़ी से ऊपर लेके आने की हिम्मत रख पाते हैं। ये एक और पॉइंट है जो वेटेज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, एनी हाउ, आशीष सर काफ़ी देर से हमारी वेट कर रहे हैं। आशीष सर, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए फिर से टाइम निकाला और आपके पेशेंस के मैं दाव देता हूँ। देखिए, यही होते हैं सीजनड जो एनालिस्ट होते हैं, वो क्या है ना, आराम से पहले सबकी बात सुन रहे होते हैं, उसके बाद फिर अपनी बात जब रखते हैं तो सब सुनते हैं उनकी बात को। आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। सर, हमने तो फिर भी आपके मुकाबले कम इलेक्शंस देखे हैं और इलेक्शंस का मार्केट रिएक्शन भी कम देखा है। आपने हमसे ज़्यादा इलेक्शंस देखे और मार्केट का रिएक्शन भी देखा है। सर, इस बार हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कि फेयर रिएक्ट कर रहे हैं, और ये कैसे चल रहा है ये पूरा इलेक्शन और मार्केट? सर, एक बार अनम्यूट कर लेंगे ताकि आवाज़ आपकी हम तक भी आ जाएगी। सॉरी अबाउट दैट।
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। Yes. मैं कह रहा था कि ठीक है, डेफिनेटली मैंने इलेक्शन ज़्यादा देखे हैं एंड आई होप उससे कोई एक्सपीरियंस का कोई फायदा होता है, आई डोंट नो, बट 2004 देखा हुआ है डाउनवर्ड सर्किट, 2009 देखा हुआ है अपर सर्किट, बट आई थिंक दो दो चीज़ें हैं। एक तो मार्केट का बेस, मार्केट का जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है। यू कांट कंपेयर आज की मार्केट विद 2004 फ्रैंकली, और 2009 ऑल्सो। उस टाइम मार्केट का जो बेस था और मार्केट की जो पार्टिसिपेशन थी वो बहुत कम थी आज की तुलना में, सो इसलिए ओवर रिएक्शन दोनों तरफ बहुत ज्यादा होता था। आज की डेट में द पार्टिसिपेशन इज फेयरली वाइड स्प्रेड, तो मेरे को नहीं लगता कि उसको कंपेयर कर सकते हो आप। दूसरा, माय ओन सेंस इज दैट आई थिंक इट टू माय माइंड अनलेस कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज आए, आई थिंक नॉन इवेंट एंड जो अगर मेरे को करना पड़े तो इट विल बी, आई विल से कि ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है। इट विल बी आइदर यू नो 2 दिन का ऊपर की तरफ तेजी, या 2-3 दिन की नीचे की तरफ, वट एवर जो रिएक्शन होगा। बट कोई बहुत जो, अगर आप 1 साल का या 3 साल का जब चार्ट बना के देखोगे तो इट विल बी जस्ट अ माइनर, वेरी माइनर ब्लिप ऊपर या नीचे। सो उस तरह से अगर देखो जाए तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का, नॉर्मली हम कहते हैं शेयर मार्केट में 3 साल का नजरिया कम से कम रखना चाहिए, तो अगर 3 साल का नजरिया रखो तो आइदर वे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, देयर विल बी अ वेरी स्मॉल ब्लिप इन द चार्ट। तो इसलिए उस पे हम अगर पूरे 1 महीने डिस्कशन चल रही है और उसकी उसी चीज पे इतना डिस्कशन हो रहा है और बार बार सर्वेज आ रहे हैं, बार बार इसकी चर्चा हो रही है, तो आई थिंक इट्स एन ओवर रिएक्शन। 2-3 चीज़ें सर आप अच्छे से हमको समझ में आ गई। फर्स्ट तो में एक ओवर रिएक्शन वाला पार्ट है। दूसरा, डिस्कशन करने का इतना मनता नहीं है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है उसके लिए एक छोटा सा ब्लिप होगा, बल्कि मार्केट अपने कॉन्टिन्यूटी फैक्टर के साथ चल सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये बता रहे हैं कि अब पिछले 10-15 सालों से इलेक्शंस को कंपेयर ना करें इस बार के डाटा को, क्योंकि 10-15 साल में मार्केट बहुत तेज़ी से बड़ा भी हुआ है और थोड़ी पोजीशनिंग भी ज़्यादा हुई है, तो इसलिए नॉन कंपैरिजन। इसलिए कोई यह दिखाए ना कि आपसे देखिए पिछले 10 साल का डाटा मैं दिखा रहा हूँ, 20 साल का डाटा दिखा रहा हूँ। आशीष भाई के आज जवाब उनके सामने रख दीजिएगा कि 20 साल का डाटा दिखाने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि 20 साल पहले इलेक्शन का परसेंटेज ये सब चीज़ें नोटिस नहीं होती थी। अब तो मार्केट क्या छोटी छोटी चीज़ों को भी ओवर रिएक्ट कर रहा है। आप सोचो ना, एक ही परसेंट तो बड़ा था, 68.5 और 69.7 आया, कुछ ऐसा ही। 1% का भी टोटल चेंज नहीं आया। रिएक्शन ऐसे दे रही है ऐसे चुनाव ही जीत गए हों। थोड़ा बी अवेयर, थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए हमको। जेएम फाइनेंशियल की अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं एक ऑप्शंस के ट्रेड के लिए। आइए ऑप्शंस का चैंपियन आपके सामने रखते हैं। अवनी जी नमस्ते, बताइए मैम कौन सा ट्रेड है? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। सो व्यू पॉजिटिव रहेगा एनटीपीसी पे ही। हमने ये 2 दिन पहले भी ट्रेड दिया था और आज भी हम उसी ट्रेड को फिर से रीइनिशिएट करेंगे। तो एनटीपीसी में 365 की कॉल में खरीदारी करेंगे 6.5 रुपए में। उसका टारगेट रहेगा 14 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपए का। तो एनटीपीसी में आज भी हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और कल ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग एडिशन ही हुआ है, लेकिन एक शुल्क समय के लिए नीचे से थोड़ा सा डिप दिया था कल की वोलेटिलिटी में, जो मार्केट में वोलेटिलिटी थी उसको लेकर के। बट क्लोजिंग बेसिस पे फिर से अपना जो कंजेशन जोन था उसके ऊपर ही क्लोज दिया है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से अभी मे सीरीज के अंदर अंदर 370 से 375 की रेंज तक ऊपर मूव आना चाहिए। तो इसी में 365 की कॉल में खरीदारी करेंगे और इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो रहेगा 11,000 का और अधिकतम नुकसान सीमित रहेगा 5,500 तक। मैम लास्ट टाइम भी आपकी जो एनटीपीसी वाली कॉल है बहुत बढ़िया चली थी, उसकी बधाई भी आपको मैं ज़रूर देना चाहूँगा। ये सेकंड टाइम है जब आप एनटीपीसी की कॉल हमको दे रही हो एक ही हफ्ते के अंदर, और मैं इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को अच्छा प्रॉफिट ही हाथ में लगेगा और आपकी ऑप्शंस की पकड़ काफ़ी अच्छी है, बहुत ही शानदार। थैंक यू वेरी मच। ये 365 एनटीपीसी की कॉल आपके सामने है। 6.5 से 7 रुपये की रेंज में पकड़ना है, डबल हो जाएगा पैसा। 40 रुपीज़ का टारगेट है और 50% तक का ही स्टॉप लॉस है। 3 रुपये का स्टॉप हो गया। ठीक, जो एनटीपीसी अच्छा, इसकी एक्सपायरी 30 मई तक जाएगी, तो आज है 17 मई। चलो कल का ट्रेड भी जोड़ लो
उसके बाद भी आपका 10 दिन बनते हैं, आप इस सौदा रख लोगे। हालांकि इतना तो वेट ही नहीं होगा, आप कल परसों में ही फ्री हो जाओगे एनटीपीसी की इस कॉल से। अवनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये ट्रेड देने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले लें, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट पे फिर से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तिरपन अंकों के बढ़त है। मार्केट आज कोशिश तो कर रहा है कि किसी तरह से आज वो ना केवल 22,500 को टच करके रखे बल्कि इसके ऊपर क्लोज भी करा दे। वैसे मैं आपको बता दूं आज का जो हाई लगा है वो .502 का लगा है, यानी कि 500 पर रेजिस्टेंस है। ये बात जो आपको स्टार्टिंग में राजेश सर बता रहे थे ना, ये बात बिल्कुल सच है। ऑप्शंस की आप चेन चेक करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। तो 22,400 22,500 तक की पूरी जर्नी शॉर्ट कवरिंग की कंप्लीट हो रही है। इसके बाद की जर्नी बाजार को खुद से और तय करनी होगी, नया डाटा लाके। पुरानी डाटा से काम नहीं चलेगा। एक और चीज़, इंडिया विक्स गिर तो रहा है लेकिन उतना नहीं गिरा जितना बाजार बढ़ चुका है, तो इसलिए खतरा अभी भी है। ठीक है, पहले से कम हुआ है बट अभी भी है। आगे बढ़ें, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं सर से, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं जरा अमोल अठावले जी के पास चल रहा हूँ और कुछ पोजीशनिंग उनसे ज़रा चेक करवाते हैं। एक दो शेयर देखिए ज़रा सर आप भी। इंडिगो मैंने सुबह आपको नोटिस कराया था ना, ठीक है। एक जरा टीवीएस मोटर्स चेक करते हैं, 2181 के आसपास इसका फ्यूचर चल रहा होगा। लेके आए जरा टीवीएस मोटर्स। तो अमोल सर जरा चेक करना टीवीएस मोटर, ये बीटीएसटी एसटीबीटी पोजीशनिंग कैसे रखें, इसके अंदर कैसे करें ट्रेड। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो भी फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है। अगर हम बीटीएसटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बुलिश कैंडल है। जो ट्रेंड फॉलोअर ट्रेडर है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2140 का, और ये रैली जो अगर कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक में आई थिंक कमिंग ट्रेडिंग सेशन में 2200 और 2220 के लेवल्स आने के चांसेस पूरे हैं। BDL के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है भारत डायनामिक्स। एक बार जरा आप चेक करेंगे मितेश जी। BDL आज बढ़िया मूव है इसके अंदर, प्राइस का भी और वॉल्यूम का भी, दोनों का। जरा दिखाना एक बार स्क्रीन पे भी। BDL भारत डायनामिक्स। तो आप वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो इसमें हर एक गिरावट जो है डिम्पी जी उसको बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन की तरह ही देखा है। और 1850 के ऊपर का जो मूव है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प है। तो हमारे हिसाब से ये जो काउंटर है वो लगातार हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन में वॉल्यूम ही अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अब क्वार्टरली चार्ट के ऊपर आप डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम स्टडी करोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली ये जो स्टॉक है अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली 2500 2800 के लिए जा सकता है ऊपर, लेकिन अभी खरीदारी करना एडवाइजेबल नहीं होगा। बिटवीन 2050 2100 अगर ये स्टॉक आता है तो एडवाइजेबल है कि आप इसमें रीपोजिशनिंग करो 2500 2700 के टारगेट के लिए। अदरवाइज एज ऑफ नाउ आपके पास है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आपको इसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है। पिछले 4-5 सत्र में अगर आप देखेंगे भारत डायनेमिक्स को तो इसमें 25-30% का उछाल शेयर में आ चुका है। 2342 रुपए का भाव आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया ये जानने का कि बाजार में आज ओपनिंग के बाद कहां पर खबरों के दम पर या फिर नतीजों के दम पर एक्शन आया है। मार्केट एट 3 लेकर आएंगे आपके लिए। हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हमारे साथ। गौरव बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है बाजार में। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लैक्सो फार्मा के साथ, क्योंकि अगर हम नतीजों की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर हमें देखने को मिला है इस कंपनी की तरफ से। कंसोलिडेटेड आय जो है उसमें हमें 18% का ग्रोथ देखने को मिला था। मुनाफे में भी कहीं पे 45% का ग्रोथ देखने को मिला वाई बेसिस पे। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो उसमें भी एक अच्छा सुधार 21.6% पे जो मार्जिन्स है वो बढ़कर अभी 27.7% पे हुए हैं। और इसी के साथ अगर हम शेयर्स में भी बात करें तो एक 10% से भी ज़्यादा उछाल आज के दिन में ही हमें देखने को मिला था। अगली बात करते हैं पॉली मेडिक्योर की, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो मुनाफे में कहीं पे 16% का ग्रोथ देखने को मिला। एबिटा जो है उसमें भी कहीं पे 27% का ग्रोथ देखने को मिला। बट अगर हम एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो उसमें कहीं पे जो 27.1% पे था वो घटकर 25.5% पे देखने को मिला था। और इसी की वजह से एक वोलेटिलिटी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। अगली बात करते हैं नावा लिमिटेड की, क्योंकि इसके भी अगर नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड आय जो है उसमें कहीं पे हमें अच्छा ग्रोथ देखने को
को मिला, 923 करोड़ पे है ये अभी। मुनाफा जो है उसमें कहीं पे हमें नीचे गिरावट देखने को मिली थी, 246 करोड़ से लेके अभी वो घटकर 206 करोड़ पे आ गया है। तो इसकी वजह से ये जो स्टॉक है ये भी हमारे नज़र में ज़रूर बना रहेगा। अगली बात करते हैं धानुका एग्री की, क्योंकि अगर हम बात करें रिजल्ट की तो कंसोलिडेटेड मुनाफे में 30% का एक ग्रोथ हमें देखने को मिला था। एबिडा मार्जिन्स की भी बात करें तो अच्छा सुधार देखने को मिला, 15.4% से एबिडा मार्जिन जो है वो बढ़कर 21.7% हुआ है सीक्वेंशियल बेसिस पे ही, और इसकी वजह से ये जो स्टॉक है वो भी हमारे नज़र पर बना रहेगा। और आखिर में बात करते हैं लैंडमार्क कार्स की। जैसे हमें पता है कि काफ़ी सारे खबर इस लैंडमार्क कार से फिलहाल में ही आ चुके थे, और इसी के साथ साथ अभी कंपनी ने किया मोटर्स के साथ भी एक करार किया है, और इसी के चलते हुए उन्होंने अभी कलकत्ता में किया की डीलरशिप जो है वो ओपन करने का जो है अनाउंसमेंट किया है। इसी के साथ साथ किया के शोरूम्स और 2 वर्कशॉप जो है वो ओपन करेगी कंपनी कलकत्ता में। इसकी वजह से एक रेवेन्यू को अलग से एक सोर्स मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और इसकी वजह से लैंडमार्क कार जो है वो भी हमारे रडार पे रहेगा। तो नंबर्स के दम पे और खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स में आज हमें एक तेज़ी देखने को मिली, और एक वॉल्यूम में भी देखने को मिला काफ़ी अच्छा वॉल्यूम। तो आगे जाके भी ये सब स्टॉक्स में नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ये तमाम स्टॉक्स जहां पर खबरें हैं, जहां पर नतीजे आए हैं, ये तो चल ही रहे हैं, लेकिन ईएमएस स्टॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स, यहाँ पर देखने की आज ज़बरदस्त सेक्शन है। केन्स टेक तो चल ही रहा है, इसके अलावा आप देखिए अंबर एंटरप्राइजेज में भी तेज़ी है, और इसके अलावा डिक्सन टेक का शेयर आज हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। डिक्सन टेक को लेकर क्या ट्रिगर्स हैं, क्यों ये शेयर दौड़ रहा है, और इस पर ब्रोकरेज का नज़रिया क्या है, ये भी हम जानेंगे। हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए क्यों डिक्सन टेक में आज ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है? जी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर डिक्सन टेक का शेयर कारोबार कर रहा है। करीब 10% की तेजी इंट्राडे में, और 9000 के पार निकल चुका है ये शेयर। पिछले एक महीने का अगर रनअप देखें तो करीब 20% की तेजी एक महीने में ही दिखा चुका है। 6 महीने में 65% चला ये शेयर, और पिछले एक साल में 200% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। कंपनी खबरों के चलते भी फोकस में है। कंज्यूमर अप्लायंसेस के लिए एसर प्योर के साथ कंपनी ने करार कर लिया है, जिसमें कि टीवी समेत एसर प्योर के अन्य प्रोडक्ट्स को भी अपने प्लांट में बनाएगी। हम आपको बता दें कि एसर प्योर कंज्यूमर ड्यूरेबल, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करती है। तो एक बड़ा यहाँ पर डील होते हुए दिखाई दी। इसके अलावा डिक्सन टेक पर मॉर्गन स्टैनली का भी अपग्रेड आया है, जिसमें कि मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट से रेटिंग बढ़ाकर इक्वल वेट की कर दिया है, और मॉर्गन स्टैनली की लक्ष्य 8696 के ऊपर शेयर में कारोबार भी हो रहा है। मोबाइल डिस्प्ले बनाने के लिए $3 बिलियन का कंपनी निवेश भी करेगी। तो ये कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। इसके अलावा कंपनी की कर्मचारी भी बढ़ाने की योजना है, और इससे अब हम देखेंगे आने वाले समय में कि कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान भी करेगी। कर्मचारियों की संख्या 2 साल में बढ़ाकर दोगुना करने की योजना है, ये कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी का भी कहना है, और कर्मचारियों की संख्या 1700 से बढ़कर 27,000 हो चुकी होगी। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंशन करेगी कंपनी तो एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इस वजह से इस तरह की कमेंट्री भी यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है। तो ये कुछ टाई अप्स हुए हैं कंपनी के लिए, और इसके अलावा हमने देखा कि कंपनी ने रियलमी के साथ भी टाई अप किया है डिस्प्ले मॉड्यूल्स बनाने के लिए। ईडी के हवाले से खबर भी आई है। तो ये तमाम खबरें हैं जिसके चलते आज स्टॉक में तेजी है, और अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। बढ़िया है। तो नतीजों के बाद हम ये देख रहे हैं डिक्सन टेक में कि इन्होंने ये करार किया है इंपॉर्टेंट, और इससे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ ये है कि मॉर्गन स्टैनली का अपग्रेड आया है अंडर वेट से बढ़ाकर इक्वल वेट की रेटिंग, और जो टारगेट दिया मॉर्गन स्टैनली ने आज ही उसको पार कर लिया डिक्सन टेक के शेयर ने। 9000 रुपये से ऊपर के जाकर इन्होंने रिकॉर्ड ऊंचाई बनाई। तो ईएमएस वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर केन्स टेक्नोलॉजीज और डिक्सन टेक, इसके अलावा अंबर एंटरप्राइजेज, सिरमा एसजीएस की बात करें तो आज वहां पर थोड़ी सुस्ती का माहौल है। हालांकि शुरुआत सिरमा एसजीएस ने भी आज ठीक ठाक की थी। इन तीनों शेयरों को आप देखिए जरा राजेश जी, और आप बताइए कि आपको स्टीम किसी को ट्रेड करना हो तो आपको कहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है शेयर में? तो देखिए, डिक्सन में तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, और जिस तरीके से स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में मूव होते हुए दिख रहा है, ये 4th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे एक स्टॉक एक सस्टेन अप मूव दिखा रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड की जा सकती है जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 8800 के आसपास, और अपसाइड में हो सकता है 9500 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। हमें लगता है कि अगर यहाँ पे अभी कोई ट्रेड लेना है तो अंबर इंटरप्राइजेस यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में एक
करेक्शन के बाद स्टॉक काफी समय से एक कंसोलिडेशन रेंज में ही मूव होते हुए दिख रहा है। ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है स्टॉक। अगर ये स्टॉक कामयाब होता है 4015 4020 के लेवल को क्रॉस करने में, तो यहाँ पे एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। देन स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट फिर 4250 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अंबर में यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3900 के आसपास। ठीक है, अंबर को लेकर ये व्यू 3900 पर आप नज़र रखिए, ये एक लेवल होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे ये जानेंगे कि आपके लिए BTST या फिर STBT दोनों तरह के ट्रेड के लिए कौन से शेयरों में मौके हैं, और कल बाजार खुलने से पहले आज आप क्या रणनीति बना के जाएं। ठीक है, बाज़ार किसी तरह का कोई सरेंडर करने के मूड में भी नहीं है। देखिए, अगर बाज़ार को गिरना होता तो मौका देख के वो गिर भी जाता, लेकिन एक कोई भी अटेम्प्ट ऐसी नहीं है, और कोशिश यही कर रहा है कि जहाँ पे आज वो है यहीं पे उसको क्लोज़ कर दे। इसके अलावा फिर मंडे के बाद हो सकता है छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन करे, जैसे अकॉर्डिंग टू द डाटा होगा वैसे ही होगा। 15 मिनट रह गए हैं, एक काम करते हैं, ज़रा जल्दी से कुछ एक स्टॉक्स वगैरह पता कर लेते हैं। मितेश भाई से कुछ कैश के स्टॉक्स ले लेते हैं, उनके पास कैश के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे भी होते हैं, और हमने जो कुछ शेयर्स हमने ढूंढे हुए हैं, ज़रा वो भी उनसे पता करता हूँ मैं। एक दो शेयर्स जिनमें अच्छा मूवमेंट आ रहा है, मैं ज़रा वही पहले पता कर लेता हूँ उनसे। ठीक है, कंटेनर कॉरपोरेशन 4.5%। सर, ये कंटेनर कॉरपोरेशन को रख लेना पूरी सीरीज़ में तेज जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम तो इसको शुरू से बता रहे हैं, वेरी बिगिनिंग ऑफ द सीरीज से बता रहे हैं कि कॉनकोर को इस बार छोड़ो मत, कॉनकोर इस बार डिसाइसिव जाने वाला है, 11-1200 ना हो जाए कहीं। आपका जो रुझान है 11-1200 का, वो सही है। रीजन बीइंग इज दिस दैट के रीसेंट जो वीकली चार्ट के ऊपर टॉप बना था फॉर द वीक एंडेड 3rd of May 2024 1083, उसके बाद एक इमीडिएट बॉटम बना है 978 का, लेकिन 1000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है डिम्पी जी, वो वीकली चार्ट के ऊपर सस्टेन हुआ है, क्योंकि वही वीक 10 मई का वीक जहां पे 978 का लो बनाया था, उस वीक का क्लोज था 1001.75। वहां से स्टॉक डेफिनेटली घुमा है, और हमें लग रहा है कि आज की तेजी जो है वो एक ट्रेंड रिवर्सल है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से डेली चार्ट के ऊपर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर कौन कौन लेना चाहिए, आपका जो टारगेट है हमारा भी वही आ रहा है, अराउंड 1150-1200। सो कंटेनर कॉर्पोरेशन इज डेफिनेटली अ बाय एट द करंट लेवल। आशीष सर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक एनालिस्ट हैं राजेश सर, वही बता रहे हैं कि आज उन्हीं सेक्टर्स में मूवमेंट आ रहा है जिन सेक्टर्स के अंदर टिपिकली ऐसा लगता है कि अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट होगी तो ज़्यादा काम करेगी, जैसे रेलवेज़। आज फिर से हम रेलवे काउंटर्स के अंदर काफ़ी ज़ोर से अच्छी बढ़त देख पा रहे हैं। ओह ठीक है, स्क्रीन पे तो मेरे को आशीष ये दिखे ही नहीं, इसका मतलब है नहीं, प्रोड्यूसर सब नहीं है ना। ओके ठीक है, नहीं है वो। तो राजेश सर, आपको ये काम करना पड़ेगा। अब ये चीज़ पॉइंट आपने ही छेड़ा है तो आपको ही क्लियर भी करना पड़ेगा। आप एक काम करो, रेलवे काउंटर ढूंढ लो, जब तक आप कोई अच्छा सा एक रेलवे काउंटर ढूंढो। आप, मैं आपको समय दे देता हूँ, इस बीच में अमोल जी के पास चलता हूँ, आप समय लो, आप एक रेलवे काउंटर ढूंढ के देना। हाँ मेरे को एक शेयर मैं उनसे और पता कर लेता हूँ, अमोल जी से। अमोल जी, एक बार जरा आप ये सीएट का शेयर देखेंगे। सीएट, इस शेयर में कितना और दम लगता है आपको, जरा चेक करना। सीएट जी, आई थिंक एक काफी करेक्शन के बाद रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। आई थिंक एक कंफर्मेशन चाहिए, बट ओवरऑल जिस वे में आज बुलिश कैंडल हुआ है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बाउंस बैक रहेगा आने वाले दिनों में भी। तो गोइंग फॉरवर्ड हम बोल सकते हैं कि 2450 और 2500 जो रिट्रेसमेंट लेवल है, वहां तक ये स्टॉक चल सकता है, बट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। बट टेक्सचर अभी भी बुलिश साइड पे है, बट थोड़ा टाइम लेगा स्टॉक नेक्स्ट रैली के लिए। राजेश सर, ढूंढ लिया आपने एक रेलवे वाला काउंटर? एक ही बताना, हाँ ज़्यादा तो ले ही नहीं पाएंगे, पता ही है आपको। तो डिम्पी जी देखिए, एक स्टॉक तो मैंने शो की शुरुआत में ही बता दिया था, और वो IRFC, और वहाँ पे हमारा कन्विक्शन काफी हाई है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 185-190 तक की अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकती है। अगर देखने जाए तो सारे ही रेलवे के स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, बट IRFC पे हमारा कन्विक्शन यहाँ पे हाई है। ऑलरेडी रिकमेंड किया है, वापस रीइटरेट करेंगे इस स्टॉक को। और अगर आपको दूसरा चॉइस चाहिए कि चलिए IRFC के अलावा दूसरा चाहिए, तो आई लेटर से ही इरकॉन भी हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है।
और इरकॉन के टारगेट हमें लगता है जो आ सकते हैं वो होना चाहिए करीब 295 से 305 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा इरकॉन का करीब यहाँ पे 255 के आसपास। कि मैं आईआरएफसी पे मेरे को कोई डाउट नहीं है, मेरे तो बहुत बढ़िया है। उल्टा अच्छा आपने आईआरएफसी पहले भी बता रखा, दूसरा इरकॉन भी मिल गया ना आपसे। यही तो तरीका है हमारा भी और यही तरीका है आपका बताने का भी। अब एक शेयर पे नहीं तो मामला ख़त्म हो जाता है ना चॉइस लोगों के पास कि चलो भी ठीक है, राजेश सर के नाम पे मैंने 2 शेयर फाइनल कर दिए अपने रेलवे के, एक आईआरएफसी और एक इरकॉन, तो ये हो गया फाइनल। अच्छा एक शेयर मेरे को, मैं तो उसको कई बार नोटिस करवाता हूँ, मितेश जी से पता कर लेता हूँ। उस शेयर का नाम है एमएमटीसी। ये जब भी चलता है मैंने कई बार आपको इसके बारे में नोटिस कराया होगा, हाँ आप फिर से देखिएगा। ये ना जाने इसको पिछले 2-4 दिन से क्या हो रहा है, ये अच्छी क्लोजिंग करके जा रहा है। आप एक काम करोगे, इसके 3 दिन का चार्ट दिखा सकते हो स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब, 3 दिन का चार्ट दिखाना हाँ एमएमटीसी का। मितेश जी जरा एमएमटीसी चेक कर लेना। मैं कोई कनेक्शन वनेक्शन नहीं जोड़ रहा हूँ सर सरकार का, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है इलेक्शंस के बाद ये शेयर चल जाएगा क्या, ऐसा बेस बनाओ कि इलेक्शंस के बाद ये 30-40% चल जाए। देखिए डिम्पल जी, इसमें वीकली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डबल टॉप फॉर्मेशन और रेजिस्टेंस है 80 रुपीज 60 पैसे के ऊपर, और दूसरा जो है वो 80 रुपीज 95 पैसे के ऊपर। तो हमारे हिसाब से जब तक 81 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्रॉस नहीं होता तब तक ये स्टॉक्स में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं आएगा। तब तक ये जो है वो स्टॉक 7850 ऑन द हायर साइड, 6705 ऑन द डाउन साइड, यही रेंज में चलता रहेगा। तो जिस दिन 81 के ऊपर क्लोज आए उसके बाद इसको खरीदना चाहिए। और 30-40% तो अभी टारगेट नहीं बैठ रहा है, लेकिन 81 के ऊपर के बाद का जो टारगेट बैठ रहा है वो सीधा है 102, जो उसका 9 फरवरी 2024 का हाई था। तो यस, फ्रॉम 81 टू 102 पॉसिबल है, प्रोवाइडेड दैट डेली चार्ट के ऊपर 81 के ऊपर एक दिन के लिए क्लोज आए। तो उसके बाद 75 के स्टॉप लॉस से आपको लेना है 102 के टारगेट के लिए। ठीक है, एमएमटीसी को लेकर ये व्यू। एमएमटीसी के बाद जरा अब आईआरसीटीसी को देख लेते हैं, क्योंकि शेयर है ये दिन की ऊंचाई पर और पिछले 2 घंटे में बड़ा अच्छा मोमेंटम गेन किया है आईआरसीटीसी ने। 1100 रुपये का आज इसने हाई बनाया है और 1100 रुपये के आसपास ही ये कारोबार भी कर रहा है। आईआरसीटीसी अमोल जरा आप चेक कीजिए, क्या आपको आगे भी मोमेंटम इसमें दिख रहा है? क्योंकि अगर पिछला महीना भर देखेंगे तो एक ठीक ठाक स्टेडी रफ्तार से आईआरसीटीसी के शेयर ने रफ्तार दिखाई है। क्या इस पर सलाह होगी आपकी? ये आई थिंक काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है, रेंज ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं, बुलिश कैंडल है, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम एक्टिविटी है। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा और 1050 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए। उसके ऊपर रहता है तो ये पूरे चांसेस है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऑन द हायर साइड 1150 और 1175 तक ये स्टॉक रैली कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, आईआरसीटीसी को लेकर ये व्यू है। राजेश जी आप जरा एमजीएल चेक कीजिए, अच्छी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ लोअर लेवल से आ रही है, फिर से दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास है। और एमजीएल के साथ साथ आप गेल भी देखिए। अगर किसी को बीटीएसटी का सौदा लेना हो, आपके हिसाब से दोनों में से ज्यादा प्रॉमिसिंग चार्ट्स आपको कहां पर लग रहे हैं, एमजीएल के हैं या फिर गेल के? गेल के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे दिया है। स्टॉक में स्ट्रेंथ है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, और जिस तरीके से स्टॉक कंफर्टेबली अब 200 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे हमें लगता है बिल्कुल बीटीएसटी किया जा सकता है। और गेल में शायद हमें ध्यान पड़ रहा है कि हमने पहले भी इस स्टॉक पे रिकमेंडेशन दिया है आपके साथ, और 212-214 तक के अपसाइड हमें लगता है गेल में आते हुए दिखेंगे बहुत जल्द। स्टॉप लॉस होगा करीब 202 रुपए के आसपास। एमजीएल में भी मोमेंटम आ रहा है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में कंपेयर करूं तो मुझे गेल का स्ट्रक्चर स्ट्रांग लग रहा है और यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। एमजीएल में एक करेक्शन के बाद रिकवरी है, लेकिन स्टॉक अपने नियर टर्म चार्ट पे अभी भी वीकनेस दिखा रहा है। थोड़ा पुल बैक आ सकता है, लेकिन गेल के साथ जाना चाहिए बीटीएसटी। गेल के साथ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो हमारे स्टॉक से जो हमने आपसे पूछे। अब अपने एक्सपर्ट से भी ये जान लेते हैं कि उनकी लिस्ट में बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड्स कौन से हैं। राजेश जी शुरुआत आपसे ही करेंगे, बताइए आपके ट्रेड्स कौन से हैं? तो देखिए, पहला स्टॉक तो टीवीएस मोटर ही नजर में आ रहा है। जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है और उसका ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है।
यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम 2250 2260 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 2165 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है भेल का। भेल में जिस तरीके के मोमेंटम बने हुए और पूरे सेक्टर में ही एक देखें तो एक अच्छी कंटिन्यूटी है, तो भेल पसंद आ रहा है। भेल के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 310 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 297 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है एपीएल अपोलो का। एपीएल अपोलो में भी देखें तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, और जिस तरीके से स्टॉक के डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बने हुए, यहाँ पे हमें लगता है ये मोमेंटम 1740 1750 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। एपीएल अपोलो पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1665 के आसपास। राजेश जी, मैं चील पूछने ही वाला था, लेकिन फिर सोचा कि अच्छा चलिए ठीक है, आप पर छोड़ देता हूँ, शायद आपकी लिस्ट में आ जाए। और देखिए क्या संजोग है कि आपने इसको शामिल कर भी लिया। बीएचईएल, टीवीएस मोटर और एपीएल अपोलो, ये 3 शेयर हैं राजेश जी की तरफ से। मितेश जी, आप क्या बीटीएसटी करेंगे? आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? सर 2 स्टॉक है बीटीएसटी के लिए। पहला जो स्टॉक है वो टाटा मोटर है। रिसेंट फॉल के बाद हमें लग रहा है कि 940 950 के बीच में इसका बॉटम फॉर्मेशन हो गया है और अभी स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, तो 948 के ऊपर बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन की सलाह रहेगी। 940 के स्टॉप लॉस के लिए पहला टारगेट बीटी के एसटी के लिए होगा 960, दूसरा टारगेट रहेगा 970। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है बीटीएसटी के हिसाब से वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 808 के लेवल के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। 800 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट बीटीएसटी के लिए 820, दूसरा टारगेट रहेगा 830 का। अमोल सर, एक छोटा सा टफ सा क्वेश्चन पूछ लूं? आप कहेंगे तो पूछता, नहीं तो फिर छोड़ भी दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी जरूर पूछ ले, डन है? ठीक है, ओके। तो सर आप मेरे को फिर ये बताओ कि जिनके पास भी बैंक निफ्टी है, आज 48,000 के ऊपर की खरीदी हुई है, वो बीटीएसटी कर जाए? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल फॉर्मेशन के बाद हायर बॉटम फॉर्मेशन है और 48,000 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए। अगर वो मेंटेन कर दे तो एक पॉजिटिव ओपनिंग पॉसिबल है। 48,400 48,500 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है, तो कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है जी, ले जाओ फिर आप बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी अभी एक 200 के नीचे है, 400 तक जा सकता है। 200-250 पॉइंट बीटीएसटी की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, और कल ही मिलेंगे। अब आपको सोमवार की तो वेट करनी नहीं है, कल है फ्राइडे और कल का ट्रेड भी वैलिड ट्रेड माना जाता है। तो जिनके पास ये पोजीशंस है भले लेके जाओ। आज यूएस मार्केट्स की जो भी तेज़ी मंदी जो भी मिलेगी वो कल सुबह आपके काम आएगी। ठीक है जी, 3 मिनट रह गए मार्केट सिर्फ बंद होने में, तो ज़्यादा ट्रेड पूछेंगे नहीं, जो ले रखा है सिर्फ उसी को संभालो। और मैं बोलूँगा आज का दिन भी बाजार के लिए बहुत ही शानदार गया, और मेरे को ऐसा लग ही रहा था कि आज कंटिन्यूटी इफेक्ट मार्केट के अंदर दिखाएगा। सुबह सुबह भी हम यही कॉन्फिडेंस आपके लिए हाई करवा रहे थे। और एक चीज़ और, आज सेकेंड डे है जब इंडिया विक्स करीब 1.5% नीचे है। कल भी गया था 1% नीचे, आज भी गया 1.5। हालांकि इसकी 1.5% क्या होता है, तो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि ये तो बढ़ता दिन में 10% है, तो 2% हाँ, लेकिन ये बढ़ना बंद हो गया, हल्का हल्का गिर रहा है। तो थोड़ा फील गुड आप कर रहे हो कि भाई एक बड़ी खतरनाक सी चीज़ थी, ना जाने कहाँ से आ गई। 1 साल पहले तक जिसको हम देखते तक नहीं थे, 6 महीने 1 महीने से उसी की सिर्फ चर्चा हो रही है कि विक्स एफआईज इलेक्शन, विक्स एफआईज के इलेक्शन के अलावा एक मैं आपको शर्त लगा के बोल सकता हूँ, इस बार की अर्निंग्स में ना, अगर मैं किसी से आदमी से ये पूछ लूँ ना कि आप मेरे को 10 ऐसे नंबर्स बता दो जो बहुत अच्छे गए हैं, नहीं बता पाएगा। द रीज़न इज विंग, क्योंकि मार्केट के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गया, उसको पूरी अर्निंग्स इस बार ओवर शेडो सी हो गई उसके लिए। ठीक है, वो देख ही नहीं पाया ढंग से। बहुत सारे लोग इस बार अर्निंग्स का पूरा भरपूर मज़ा नहीं ले पाए। पता लगे अर्निंग्स बहुत अच्छी आ गई, मार्केट में उस दिन तो कत्लेआम हो रहा था, उस दिन तो बाजार के अंदर खून खराबा था। थोड़ा सा इस बार थोड़ा टफ रहा है अर्निंग सीजन के हिसाब से, मेरे को ऐसा लगा। हाँ, ये सेकेंड हाफ वाला जो 3-4 दिन से चल रहे हैं ना, इसलिए बढ़िया आपको शेयर्स दिख रहे हैं। आज भी अभिषेक जी आपको बता रहे थे कि जो शेयर जिनके अच्छे रिजल्ट आए उनका तो कहना ही क्या, वो इसलिए है क्योंकि मार्केट भी थोड़ा ठीक है और कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं तो वो बेचारे भी आधे अधूरा ज्ञान आधा अधूरा चल के ख़त्म हो जाते। खैर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लोजिंग लेवल के हिसाब से बताता हूँ। 48,000 पा लिया आपने स्पॉट में, उसके ऊपर क्लोज कर रहे हो। फर्स्ट डे हो रहा है, कल सेकंड डे भी भगवान की कृपा रही तो सब कुछ ठीक रहेगा। निफ्टी की
22,400 के ऊपर की, कल 400 की ऑलमोस्ट क्लोजिंग मिली थी। आज हमने ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं जोड़े, बट फिर भी 60 पॉइंट जोड़ के ये प्रूव कर दिया कि 400 से हम जल्दी जल्दी रिवर्सल लेने नहीं जा रहे। तीसरा पॉइंट, इंडिया विक्स, वो आज करीब 1.25% टूटा। चौथा पॉइंट, एडवांस डिक्लाइन रेशो आज ठीक है। पांचवा पॉइंट, HDFC रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक है, इसके अगेंस्ट में खड़े हुए कुछ और ट्रेड जो है वो ख़राब रहे। ये कल का जो सेशन है उसके बारे में आपको जानकारी हम ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। कल किस समय आपको आना है, कैसे आना है। वैसे ही खुलेगा बाजार जैसे खुलता है 9 बजे, ठीक है ना जी। लेकिन इसमें 2 सत्र होंगे, बीच में एक लंच ब्रेक भी है। लंच ब्रेक, ब्रंच ब्रेक, फ्रूट ब्रेक, जैसे मर्जी आप बोलना आप वो बोल सकते हो। इसमें जो भी F&O के शेयर हैं वो 5% से ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, 5% से ज़्यादा गिरेंगे नहीं। किसी भी शेयर के अंदर 2% से ज़्यादा की मोमेंटम सर्किट की जो है वो लगी रहेगी, क्योंकि एक्चुअली में टेस्टिंग डे है। बट इस टेस्टिंग डे को भी लेवल के हिसाब से जोड़ा जाएगा, तो इसलिए कम वॉल्यूम रहेगा, बट जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो इसके अंदर जुड़ जाएंगे। ठीक है जी। 1500 शेयर आप एडवांसेस के अंदर चेक कर लीजिए, आपको दिख रहे होंगे। एक और चीज़, थोड़ा सीमेंट कोर सेक्टर के अंदर ना वापस दम आ रहा है। डिफेंस, रेलवे, सीमेंट्स, ये सारे ना, ये गवर्नमेंट ज़्यादातर या तो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है या तो गवर्नमेंट के ही ऊपर डिपेंड है, उनके कैपेक्स के ऊपर डिपेंड है। तो आप देख रहे हो वहाँ पर ना वापस से मोमेंटम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 5वें चरण की वोटिंग हो रही है उससे बाजार थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर करेगा। इसलिए पूरा सोमवार का दिन भले आपकी छुट्टी है, लेकिन रात को 6-7 बजे के आसपास चेक कर लेना कि वोटिंग परसेंटेज कितना आया, पिछली बार से कम, पिछली बार से कम। खैर हम भी बता देंगे, हम उस दिन ड्यूटी पे रहेंगे, आपके सामने सारे पॉइंट्स रखेंगे। ठीक है जी। तो मार्केट अब हो गया क्लोज। तो आज की क्लोजिंग अच्छी रही। किसी तरह का मेरे को तो कोई आज खास प्रॉब्लम दिखी नहीं। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे को IT से ज़रूर है कि आज IT इंडेक्स ने कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट फिर से अपना फेल कर दिया। आप मेरे को बता दीजिए, आप अगर आपको भी याद हो तो आप मेरे को गिनवाइएगा। 3 दिन के अलावा, मतलब 2-3 मैक्स टू मैक्स 3 दिन, 3 दिन के बाद IT इंडेक्स फिर चल नहीं पाता। जो 2 दिन की मेहनत करता है वो तीसरे दिन गवा देता है। इसलिए IT के अंदर ना तो पोजीशनिंग का साइज़ बढ़ रहा है, ना ही शेयर्स के मोमेंटम बढ़ रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, खाली इन्फोसिस का ही चार्ट उठा के देख लो। पिछले 1 महीने से ना इन्फोसिस टूटा ना इन्फोसिस बढ़ा, रेंज में रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, थैंक यू वेरी मच। अमोल अठावले जी, थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मितेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा हैप्पी वीकेंड, मैं ये कहूँगा हैप्पी ट्रेडिंग डे सैटरडे वाला। राजेश सर कल आप आ रहे हो क्या ऑफिस में? अभी गए नहीं होंगे राजेश जी। राजेश सर ऑफिस आ रहे हो आप? बिल्कुल आ रहे हैं डिम्पी जी, ट्रेडिंग ऑन है तो ऑफिस में आना ही पड़ेगा। अच्छा अमोल सर, आप भी रहोगे ऑफिस में कल, क्या वर्क फ्रॉम होम है आपका? नहीं, ऑफिस में रहूंगा। ठीक है। मितेश भाई, आपका तो नया ऑफिस है, आप तो आओगे ही, छुट्टी वाले दिन भी आते होगे बैक ऑफिस टेस्टिंग के लिए? नहीं सर, बैक ऑफिस टेस्टिंग के लिए नहीं आएंगे। कल सुबह में एक क्लाइंट के साथ ऑलरेडी एक मीटिंग शेड्यूल की है, तो वहाँ पे अटेंड करने जाना है सर। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, कल वैसे वॉल्यूम कम रहेगा, क्लाइंट आ गया तो ज़्यादा अच्छा है, फिर सोमवार मंगलवार को काम करवा लेना उसके साथ आप बढ़िया से काम। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दीजिए, बाजार की क्लोजिंग आज ठीक है, नमस्कार।